स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों संगम अकादमी के YouTube चैनल पर। मैं अंबुज श्रीवास्तव। आज हम लोग बात करेंगे 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। मीनिंग के आधार पर सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इन 5 प्रकार के सेंटेंसेस के बारे में आज हमें आरंभ करना है। इन 5 प्रकार के सेंटेंसेस को हमें समझना होगा। तो आइए हम सबसे पहले आरंभ करते हैं असर्टिव सेंटेंस। यह असर्टिव सेंटेंस रहा है। असर्टिव सेंटेंस की बात की जाए तो असर्टिव एक शब्द से बना हुआ है। एक शब्द है एसर्ट। एसर्ट का जब आप मीनिंग देखेंगे तो डिक्शनरी में एसर्ट का मीनिंग आपको लिखा हुआ मिलेगा निश्चित करना। एसर्ट मतलब निश्चित करना या निश्चय करना, अर्थात एसर्ट वर्ब का फॉर्म है। एसर्ट से इसका एडजेक्टिव का फॉर्म बना दिया गया, यानी IVE। ये याद रखेंगे आप कि जिस शब्द के अंत में सफिक्स के रूप में IVE ज्वाइन कर देते हैं वह शब्द बन जाता है एडजेक्टिव। तो एसर्ट से एडजेक्टिव का फॉर्म एसर्टिव बना दिया गया। एसर्ट का मतलब होता है निश्चित करना, अर्थात एसर्ट से एसर्टिव बना दिया गया। एसर्टिव का मीनिंग हो जाएगा निश्चयात्मक वाक्य। निश्चयात्मक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में कहेंगे निश्चयात्मक वाक्य। और असर्टिव सेंटेंस का यहीं से डेफिनेशन आपको मिल जाएगा। असर्ट मतलब निश्चित करना, असर्ट से असर्टिव बना दिया गया, अर्थात असर्टिव सेंटेंस का आपको यहां से डेफिनेशन मिल गया कि वह सेंटेंस जिसमें हम किसी बात को असर्ट कर देते हैं, निश्चित कर देते हैं, उसे ही हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इस बात को हम लोग ट्रांसलेट कर लेंगे, डेफिनेशन के रूप में हमें मिल जाएगा। तो ट्रांसलेट कर लेते हैं, द सेंटेंस इन विच वी assert something, the sentence in which we assert something is called assertive sentence। assertive सेंटेंस का डेफिनेशन हमें मिल गया कि द सेंटेंस इन विच वी assert समथिंग इज कॉल्ड assertive सेंटेंस। वह सेंटेंस जिसमें हम किसी बात को असर्ट कर देते हैं उसे ही assertive सेंटेंस कहते हैं। आइए हम assertive सेंटेंस को एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सेंटेंस है आई हैव हेल्प्ड a poor man today। I have helped a poor man today। मैंने आज एक गरीब इंसान की सहायता किया है। इस वाक्य में सहायता करने की बात को असर्ट कर दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है। इस सेंटेंस को हम कहेंगे कि यह है असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वी लव आवर कंट्री। हम अपने देश से प्यार करते हैं। वी लव आवर कंट्री, हम अपने देश से प्यार करते हैं, अर्थात स्पष्ट है कि इस सेंटेंस में प्यार करने की बात को असर्ट कर दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है। इस सेंटेंस को भी हम कहेंगे कि यह है असर्टिव सेंटेंस। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द टीचर did not teach us yesterday। The teacher did not teach us yesterday। टीचर ने कल हमें नहीं पढ़ाया था। यानी इस सेंटेंस में पढ़ाने की बात को निगेट किया गया है, अर्थात
न पढ़ाने की बात को एसर्ट किया गया है, तो इस सेंटेंस को भी हम कहेंगे कि यह भी एसर्टिव सेंटेंस है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, वी शुड नॉट लाफ एट द पुअर, हमें गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मजाक न उड़ाने की बात को एसर्ट कर दिया गया है, यानी निश्चित कर दिया गया है, अर्थात यह सेंटेंस एसर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। तो यहां से स्पष्ट हो गया कि ये 4 सेंटेंसेज लिखे गए हैं, इन सभी सेंटेंसेज में किसी न किसी बात को एसर्ट किया गया है, निश्चित कर दिया गया है, अर्थात स्पष्ट है कि ये सभी सेंटेंसेज एसर्टिव सेंटेंस कहलाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको एसर्टिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन थोड़ी सी और भी इसके बारे में हम बात कर ले, तो क्या इस सेंटेंस को हम एसर्टिव सेंटेंस के अलावा कोई और भी नाम दे सकते हैं? बिल्कुल, इसको हम एसर्टिव सेंटेंस के अलावा अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, यानी इस सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। इस सेंटेंस को भी एसर्टिव सेंटेंस के अलावा हम इसे अफर्मेटिव सेंटेंस कह सकते हैं, अर्थात यह अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। यह एसर्टिव के अलावा इसको हम निगेटिव सेंटेंस का नाम दे सकते हैं, यानी यह निगेटिव सेंटेंस कहा जा सकता है। इसको भी एसर्टिव के अलावा हम इसे निगेटिव सेंटेंस का नाम दे सकते हैं। अर्थात एक बात स्पष्ट हो गई कि एसर्टिव सेंटेंस में हम अपनी बातों को 2 प्रकार से एसर्ट करते हैं, एक अफर्मेटिव के तरीके से और एक निगेटिव के तरीके से, यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव 2 प्रकार से एसर्टिव सेंटेंस में हम अपनी बातों को एसर्ट करते हैं। अर्थात यहां से स्पष्ट हो गया कि एसर्टिव सेंटेंस में 2 प्रकार मिल गए, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को भी हम कहेंगे कि एसर्टिव सेंटेंस है और निगेटिव सेंटेंस को भी हम कहेंगे कि एसर्टिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंसेस को हम एसर्टिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। तो मुझे लगता है कि और आसान हो जाएगा अगर हम आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं और नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस को पहचान करना जान लेते हैं और नेगेटिव सेंटेंस को पहचान करना जान लेते हैं, तो मुझे लगता है कि एसर्टिव सेंटेंस को समझना और भी इजी हो जाएगा और भी आसान हो जाएगा। तो आइए एसर्टिव में ही ए और बी करके हम समझ लेते हैं कि अफर्मेटिव किसे कहते हैं, कैसे पहचान करते हैं, नेगेटिव किसे कहते हैं और कैसे पहचान करते हैं। आइए इस बात को भी हम समझ लेते हैं। एसर्टिव सेंटेंस में हम ए और बी करके समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं एसर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे पहचान करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की बात की जाए, अफर्मेटिव एक शब्द से बना हुआ है, एक शब्द है एफर्म, और जब आप एफर्म का मीनिंग देखेंगे डिक्शनरी में तो एफर्म का मीनिंग आपको लिखा हुआ मिलेगा स्वीकार करना या सकारना। स्वीकार करना या सकारना
ए फॉर्म यह वर्ब का फॉर्म है और ए फॉर्म में सफिक्स के रूप में IVE जोड़ करके इसको एडजेक्टिव के फॉर्म में बना दिया गया, तो यह ए फॉर्म से अफर्मेटिव हो गया। ए फॉर्म का मतलब होता है स्वीकार करना, ए फॉर्म से अफर्मेटिव हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस का मीनिंग यहां से पता हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहेंगे स्वीकारात्मक वाक्य। और यहीं से अफर्मेटिव सेंटेंस का हमें डेफिनेशन भी मिल गया। अफर्मेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन यहां से प्राप्त हो गया कि अफर्मेटिव ए फॉर्म से बना है। ए फॉर्म मतलब होता है स्वीकार करना, अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन हमें यहां से मिल गया कि वह सेंटेंस जिसमें हम किसी बात को एफर्म करते हैं, स्वीकार करते हैं, उस सेंटेंस को ही अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आइए इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। डेफिनेशन के रूप में हमें प्राप्त हो गया द सेंटेंस in which we affirm something, is called affirmative sentence। तो यहां से अफर्मेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन मिल गया। द सेंटेंस इन विच वी अफर्म समथिंग इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। वह सेंटेंस जिसमें हम किसी बात को, किसी चीज को अफर्म करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो उसे हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे इस बात को एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है I have finished my homework। मैंने अपने होमवर्क को समाप्त कर लिया है। इस वाक्य में फिनिश करने की बात को एफर्म किया गया है, स्वीकार किया गया है। इस सेंटेंस को हम कहेंगे कि यह है अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसी को कहिए कि यह असर्टिव सेंटेंस है, या आप चाहे तो कह सकते हैं कि असर्टिव अफर्मेटिव का एग्जाम्पल है। केवल अफर्मेटिव कहना यह जस्टिफाइबल नहीं माना जाएगा। इसको असर्टिव सेंटेंस कहिए तब भी सही है, यह असर्टिव अफर्मेटिव का सेंटेंस कहिए तब भी सही है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं। इस सेंटेंस में सम्मान करने की बात को एफर्म किया गया है, स्वीकार किया गया है। इसे हम स्वीकारात्मक वाक्य कहेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसी को हम कहेंगे कि यह है असर्टिव सेंटेंस, या इसी को हम कहेंगे कि यह है असर्टिव अफर्मेटिव का सेंटेंस। लेकिन केवल अफर्मेटिव कहना यह जस्टिफाइबल नहीं माना जाएगा। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं The players are playing cricket in the playground। The players are playing cricket in the playground। खिलाड़ी मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। इस सेंटेंस में खेलने की बात को स्वीकार किया गया है। इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसी को कहिए कि यह असर्टिव सेंटेंस है, या इसी को कहिए कि यह असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। केवल अफर्मेटिव कहना यह जस्टिफाइबल नहीं माना जाएगा। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई फ्रेंड will go to Mumbai tomorrow। कल मेरा दोस्त
मुंबई जाएगा, इस सेंटेंस में जाने की बात को एफर्म किया गया है, अर्थात यह अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम इसी को कहेंगे कि यह असर्टिव सेंटेंस है, या इसी को हम कहेंगे कि यह असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। केवल अफर्मेटिव कहना यह जस्टिफाइबल नहीं माना जाएगा। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए हमें, हम आपके कमेंट्स का इंतजार करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस आपको बता दिया गया। अब आगे हम असर्टिव सेंटेंस में ही नेगेटिव को समझ लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। आपको आवश्यकता महसूस हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे भी आपको सहायता मिलता रहेगा। आप मन लगाकर पढ़िए, किसी भी प्रकार का संकोच हो आप पूछते रहिए, आप रेगुलर कांटेक्ट में बने रहिए, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और इस प्रकार से आप अपने डेस्टिनेशन की ओर अग्रसर होते रहेंगे। आइए देखते हैं असर्टिव सेंटेंस में हम समझ लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो नेगेटिव एक शब्द से बना हुआ है, एक शब्द है निगेट। और जब निगेट का मीनिंग देखेंगे डिक्शनरी में तो निगेट का मीनिंग आपको लिखा हुआ मिलेगा नकारना। निगेट का मीनिंग आपको लिखा हुआ मिलेगा नकारना। निगेट है वर्ब का फॉर्म, निगेट के साथ IVE सफिक्स के रूप में ज्वाइन करके नेगेटिव बना दिया गया, अर्थात नेगेटिव सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा नकारात्मक। नेगेटिव सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा नकारात्मक वाक्य। तो यहां से नेगेटिव सेंटेंस का मीनिंग पता हो गया नकारात्मक वाक्य, और यहीं से हमें नेगेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन भी मिल जाएगा। क्योंकि नेगेटिव निगेट से बना है, निगेट मतलब नकारना, अर्थात नेगेटिव सेंटेंस का यहां से हमें डेफिनेशन मिल गया कि वह सेंटेंस जिसमें हम किसी बात को निगेट करते हैं, नकारते हैं, उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस बात को ट्रांसलेट कर लेते हैं, डेफिनेशन के रूप में हमें मिल जाएगा। तो ट्रांसलेट कर लीजिए इस बात को, द सेंटेंस इन विच वी निगेट समथिंग, is called नेगेटिव सेंटेंस। यहां से नेगेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन मिल गया। द सेंटेंस इन विच वी निगेट समथिंग इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। वह सेंटेंस जिसमें हम किसी बात को नेगेट करते हैं उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल है, अ पुलिसमैन डज नॉट perform his duties honestly. A policeman does not perform his duties honestly. एक पुलिसमैन अपने कर्तव्यों का निर्वाह ईमानदारी पूर्वक से नहीं करता है। इस सेंटेंस में कर्तव्यों का निर्वाह ईमानदारी पूर्वक से करने की बात को निगेट किया गया है, नकारा गया है, इसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। लेकिन आपने नेगेटिव सेंटेंस को पहचान कर लिया तो इसी को आप कहिए कि यह असर्टिव सेंटेंस है, या फिर आप चाहे तो कह सकते हैं कि यह असर्टिव नेगेटिव का एग्जाम्पल है। केवल नेगेटिव सेंटेंस कहना यह जस्टिफाइबल नहीं माना जाएगा। इसको आप असर्टिव सेंटेंस कहिए या असर्टिव नेगेटिव कहिए, तब भी सही है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है किंग विक्रमादित्य। किंग विक्रमादित्य नेवर पनिश्ड
एनी इनोसेंट पर्सन। किंग विक्रमादित्य नेवर पनिश्ड एनी इनोसेंट पर्सन। किंग विक्रमादित्य ने कभी भी किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं किया। इस सेंटेंस में दंडित करने की बात को निगेट किया गया है, नकारा गया है। इस सेंटेंस को कहेंगे नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस है तो इसी को हम कहेंगे कि यह असर्टिव सेंटेंस है, या इसी को कहेंगे कि यह असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है नन कैन काउंट द स्टार्स। कोई भी इंसान तारों को गिन नहीं सकता है। नन कैन काउंट द स्टार्स, कोई भी इंसान तारों को गिन नहीं सकता है। अर्थात स्पष्ट है कि इस सेंटेंस में गिनने की बात को निगेट किया गया है। इसे हम कहेंगे कि यह नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस है तो इसी को हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। नो वन कैन चेंज हिज स्किन। नो वन कैन चेंज हिज स्किन, कोई भी इंसान अपने स्किन को परिवर्तित नहीं कर सकता है। अर्थात स्पष्ट है कि इस सेंटेंस में भी अपने स्किन को परिवर्तित करने की बात को निगेट किया गया है, नकारा गया है। इसे भी हम कहेंगे कि यह नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस है तो इसे कहिए कि यह असर्टिव या असर्टिव नेगेटिव का एग्जाम्पल है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है नाइदर कैन स्टॉप देम, यानी दोनों में से कोई भी उन्हें नहीं रोक सकता है। दोनों में से कोई भी उन्हें नहीं रोक सकता। इस सेंटेंस में रोकने की बात को निगेट किया गया है, नकारा गया है। इसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे, और नेगेटिव सेंटेंस है तो इसी को कहिए कि यह असर्टिव सेंटेंस है, या इसी को कहिए कि यह असर्टिव नेगेटिव का एग्जाम्पल है। केवल नेगेटिव कहना यह जस्टिफाइबल नहीं माना जाएगा। इस प्रकार से यह स्पष्ट हो गया कि नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर, और हमारा अगला टाइप होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। आइए हम समझते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। अभी आपको बेसिक फंडामेंटल चीज़ें बताया जा रहा है, और बेसिक फंडामेंटल अब समाप्त होने वाला ही है। इसके बाद हम लोग अपना पहला टॉपिक आरंभ करेंगे, और हम लोग का पहला टॉपिक रहेगा टेंसेस। टेंस के बारे में जानकारी लेना यह ज़रूरी है, अनिवार्य है, नहीं तो आगे चल करके हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो, या आप टेंस के बारे में टीका टिप्पणी करें कि टेंस तो हमने बताया नहीं और आगे का टॉपिक हम पढ़ाना शुरू कर दिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि टेंस पहला टॉपिक आप पढ़ेंगे। आइए देखते हैं दूसरा सेंटेंस, दूसरा टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे पहचान करेंगे। जान पहचान करने के तरीके से समझना है तो सबसे पहले एक कॉमन जो बात है, यह सबको पता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटरोगेटिव मार्क तो सामान्यतः लगा ही रहेगा उस सेंटेंस के अंत में, इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में। यह जानकारी आपको पहले से है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो इंटरोगेटिव एक शब्द से बना हुआ है, यह शब्द है इंटरोगेट। और इंटरोगेट का जब आप मीनिंग देखेंगे डिक्शनरी में तो इंटरोगेट का मीनिंग आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रश्न करना। इंटरोगेट का मतलब होता है
प्रश्न करना इंटेरोगेटिव वर्ब के फॉर्म में है और इंटेरोगेट के साथ सफिक्स के रूप में IVE ज्वाइन करके इसको एडजेक्टिव फॉर्म में बना दिया गया, तो इंटेरोगेट से इंटेरोगेटिव बन गया, अर्थात इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मीनिंग आपको पता हो गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। और यहीं से आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन भी मिल गया। चूंकि इंटेरोगेटिव इंटेरोगेट से बना है, इंटेरोगेट का मतलब होता है प्रश्न करना, अर्थात इंटेरोगेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन आपको मिल गया कि वह सेंटेंस जिसमें हम कुछ इंटेरोगेट करते हैं, कुछ प्रश्न करते हैं, उसे ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस बात को हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। The sentence in which we interrogate something is called इंटेरोगेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस इन विच वी इंटेरोगेट समथिंग इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वह सेंटेंस जिसमें हम कुछ इंटेरोगेट करते हैं, कुछ प्रश्न करते हैं, उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अब आइए इस बात को हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल है, Have you helped a poor man today? Have you helped a poor man today? क्या तुमने आज एक गरीब इंसान की सहायता किया है? भाई इस सेंटेंस में कुछ ना कुछ प्रश्न किया गया है, कुछ ना कुछ पूछा गया है, अर्थात इस सेंटेंस को हम कहेंगे कि यह है इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखते, सॉरी, यह है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। डू यू लाइक स्विमिंग इन द रिवर? डू यू लाइक स्विमिंग इन द रिवर? क्या तुम नदी में तैरना पसंद करते हो? इस सेंटेंस में भी कुछ ना कुछ प्रश्न किया गया है, कुछ ना कुछ पूछा गया है। इस सेंटेंस को हम कहेंगे कि यह है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगला एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? इस सेंटेंस में भी कुछ ना कुछ प्रश्न किया गया है। इसे हम कहेंगे कि यह है प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक आगे अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अगला एग्जांपल है, हु आर यू? तुम कौन हो? यहां भी कुछ ना कुछ प्रश्न किया गया है, अर्थात इस सेंटेंस को हम कहेंगे कि यह है प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो यहां से स्पष्ट हो गया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी अच्छे से पहचान करने आ जाएगा, आसानी से आप पहचान कर लेंगे। लेकिन आइए हम इसके बारे में थोड़ी बहुत और भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखा जाए तो पहले और दूसरे सेंटेंस को देखिए। पहला और दूसरा सेंटेंस सहायक क्रिया से आरंभ हुआ है, लेकिन इस तीसरे और चौथे सेंटेंस को देखिए तो यह सहायक क्रिया से आरंभ न होकर के प्रश्नवाचक शब्द से आरंभ हुआ है। इसका मतलब स्पष्ट है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल इंट्रोगेटिव और एक होता है WH का इंट्रोगेटिव। यानी यहां से इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में निष्कर्ष के रूप में हमें मिल गया कि एक होता है सिंपल इंट्रोगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव का ही दूसरा नाम होता है सिंगल इंट्रोगेटिव।
सिंपल इंटरोगेटिव का ही दूसरा नाम होता है सिंगल इंटरोगेटिव, और नेक्स्ट होता है WH इंटरोगेटिव। WH इंटरोगेटिव का ही दूसरा नाम होता है डबल इंटरोगेटिव। सिंपल या सिंगल इंट्रोगेटिव WH या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के आपको यहां से मिल गए। अब आइए हम समझते हैं कि सिंपल या सिंगल इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं और WH या डबल इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं। तो सिंपल या सिंगल इंट्रोगेटिव की बात की जाए तो सिंपल या सिंगल इंट्रोगेटिव को पहचान करने का तरीका होता है कि वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हो, जो सहायक क्रिया से आरंभ हो, उसे हम सिंपल या सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो हेल्पिंग वर्ब का डेफिनेशन ही होता है कि वह क्रिया जो वाक्य में मेन वर्ब को हेल्प करती है, उसके टेंस को परिवर्तित करने में, उसे ही हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब का डेफिनेशन ही होता है द वर्ब that helps the main verb, that helps the main verb in changing its tense is called हेल्पिंग वर्ब। अर्थात हेल्पिंग वर्ब का डेफिनेशन आपको यहां से पता हो गया। द वर्ब दैट हेल्प्स द मेन वर्ब इन चेंजिंग इट्स टेंस इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। वह क्रिया जो मेन वर्ब को उसके टेंस को परिवर्तित करने में सहायता करती है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। और हेल्पिंग वर्ब से जो इंटरोगेटिव सेंटेंस आरंभ हो उसे ही हम सिंपल या सिंगल इंटरोगेटिव कहते हैं। और सामान्य जानकारी है हेल्पिंग वर्ब के बारे में कि हेल्पिंग वर्ब जैसे डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, need not, dare not, used to, ये सभी हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब से जो इंटरोगेटिव सेंटेंस आरंभ होगा उसे हम सिंपल या सिंगल इंटरोगेटिव कहेंगे। जैसे इस पहले और दूसरे सेंटेंस को देखिए तो यह सिंपल या सिंगल इंटरोगेटिव कहलाएगा। लेकिन तीसरे और चौथे सेंटेंस की बात की जाए तो यह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको सिंपल या सिंगल इंटरोगेटिव नहीं कहेंगे। तो यहां से स्पष्ट हो गया कि सिंपल या सिंगल इंटरोगेटिव किसे कहेंगे। अगर किसी प्रकार की समस्या हो इस बात को एक और तरीके से समझ लीजिए। एक दूसरा प्रकार जान लीजिए कि वह इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके उसे हम सिंपल या सिंगल इंटरोगेटिव कहेंगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछ लेता है हैव यू हेल्प्ड अ पुअर मैन टुडे, क्या तुमने आज एक गरीब इंसान की सहायता किया है। यदि आपने सहायता किया है तो आप कहेंगे यस, और यदि आपने सहायता नहीं किया है तो आप जवाब देंगे नो। यानी स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। इसे हम सिंपल या सिंगल इंटरोगेटिव कहेंगे। नेक्स्ट है डू यू लाइक स्विमिंग इन द रिवर, क्या तुम नदी में तैरना पसंद है तो कह देंगे यस, और यदि आप पसंद नहीं करते हैं तो कह देंगे नो। अर्थात बात स्पष्ट है कि इसका भी उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। यह सिंपल या सिंगल इंटरोगेटिव कहा जाएगा। लेकिन अगला एग्जाम्पल है कि व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, आपको अपना नाम बताना पड़ेगा। इसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है। अर्थात स्पष्ट है कि इसे हम सिंपल या सिंगल इंटरोगेटिव नहीं कहेंगे। अगर आपसे कोई पूछ लेता है हु आर यू, तुम कौन हो, तो इसका भी जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। तो स्पष्ट है कि आप इसको सिंपल या सिंगल इंटरोगेटिव नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार से आपको हमने दो तरीका बता दिया,
सिंपल या सिंगल इंटेरोगेटिव को पहचान करने के लिए आइए आगे हम समझते हैं WH या डबल इंटेरोगेटिव को कैसे पहचान करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि WH का मतलब होता है इंटेरोगेटिव वर्ड, और इंटेरोगेटिव वर्ड को इसलिए हम WH के नाम से जानते हैं क्योंकि जितने भी इंटेरोगेटिव वर्ड होते हैं वे सभी के सभी या तो H से आरंभ होते हैं या तो W से आरंभ होते हैं। यही रीजन है कि उन्हें हम WH इंटेरोगेटिव या डबल इंटेरोगेटिव के नाम से जानते हैं। अर्थात इंटेरोगेटिव वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द और जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं या तो H या तो W से आरंभ होते हैं, इसीलिए हम उनको WH के फैमिली के नाम से जानते हैं। और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH से आरंभ होंगे, प्रश्नवाचक शब्द से आरंभ होंगे, उसे हम WH इंटेरोगेटिव कहेंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज में कुल मिलाकर 11 WH होते हैं, तो बेहतर होगा कि आइए हम उन सभी 11 WH को नोट कर लेते हैं। तो आप इसे नोट करते चलिए। नोट करते चलिए। व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, हु, whom, whose, which, how, how much, how many। ये सभी 11 इंटेरोगेटिव वर्ड है। ये सभी देखिए या तो W से स्टार्ट हो रहे हैं या तो H से आरंभ हो रहे हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये कुल मिलाकर 11 WH है। इन WH से, इन इंटेरोगेटिव वर्ड से जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस आरंभ होगा उसे हम WH इंटेरोगेटिव या डबल इंटेरोगेटिव कहते हैं। स्पष्ट है सामने यह व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, WH इंटेरोगेटिव कहलाएगा। यह भी हु से स्टार्ट हो रहा है, WH इंटेरोगेटिव कहलाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको WH इंटेरोगेटिव या डबल इंटेरोगेटिव भी पहचान करने आ जाएगा। और एक इसको पहचान करने का और भी दूसरा तरीका आप समझ गए होंगे। दूसरा तरीका आप खुद ही आइडिया लगा लेंगे कि वह इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसका उत्तर हाँ या ना में न दिया जा सके उसे हम WH इंटेरोगेटिव या डबल इंटेरोगेटिव कहेंगे। अर्थात स्पष्ट है कि इन दोनों प्रकार को समझने के लिए दो तरीका आपको बता दिया गया। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी अच्छे से पहचान करने आ जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर, और हमारा अगला टाइप है इंपेरेटिव सेंटेंस। अगर आपको ज़रूरत हो, महसूस हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि आपको आगे कभी पढ़ने में, रिवीजन करने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो इंपेरेटिव सेंटेंस को हम कैसे पहचान करेंगे यह हमें समझना होगा। सबसे पहले मैं यह बता दूं
कि इम्पेरेटिव का जब आप मीनिंग देखेंगे डिक्शनरी में तो इम्पेरेटिव का मीनिंग आपको लिखा हुआ मिलेगा दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन और एक्शन। दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन और एक्शन, यानी जब हमें तुरंत कोई कार्य करना होता है या ध्यान देना होता है तो ऐसे स्थिति में हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। यही आपको यहाँ से डेफिनेशन के रूप में मिल जाएगा कि दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन और एक्शन, यानी जब हमें तुरंत कोई कार्य करना होता है या ध्यान देना होता है तो ऐसे स्थिति में हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे अब इस बात को एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सेंटेंस है स्टैंड अप। सपोज दैट कोई व्यक्ति आकर के कहता है स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो जैसे ही आपसे कहेगा कोई स्टैंड अप आप तुरंत खड़े हो जाएंगे। तुरंत खड़े हो जाएंगे मतलब आपको तुरंत कार्य करना होगा। अर्थात स्पष्ट है कि जब हमें तुरंत कोई कार्य करना होता है या तुरंत हमें ध्यान देना होता है तो ऐसे स्थिति में हम इंपेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। यह सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जैसे अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। जैसे ही कोई आपसे कहता है कि ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, आप तुरंत दरवाजा खोलेंगे, यानी तुरंत दरवाजा खोलेंगे, तुरंत कार्य करेंगे और तुरंत कार्य करेंगे तो स्पष्ट हो गया कि यह इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में हमें तुरंत कार्य करना होता है, तुरंत ध्यान देना होता है। अर्थात स्पष्ट है कि जब हमें तुरंत कोई कार्य करना होता है, तुरंत ध्यान देना होता है तो ऐसे स्थिति में हम इंपेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से इंपेरेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन हमें मिल जाता है। इस बात को थोड़ा सा और प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर लेते हैं कि जब कोई बात बहुत महत्वपूर्ण होती है और तुरंत हमें ध्यान देना होता है या कोई कार्य करना होता है तो ऐसे स्थिति में हम वहां पर इंपेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। आइए इस बात को ट्रांसलेट कर लेते हैं। डेफिनेशन के रूप में मिल जाएगा व्हेन the thing is very important, when the thing is very important and it needs immediate attention और एक्शन। अर्थात स्पष्ट है कि when the thing is very important and it needs immediate अटेंशन और एक्शन, जब कोई बात बहुत महत्वपूर्ण होती है और हमें तुरंत कोई कार्य करना होता है या ध्यान देना होता है तो ऐसे स्थिति में हम वहां पर इंपेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। आइए हम इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में, इसके सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं और इसके टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। जैसे ही कोई आपसे कहेगा स्टैंड अप, तो जैसे ही आपसे कोई कहेगा स्टैंड अप आप तुरंत खड़े हो जाएंगे। यानी खड़ा होने का कार्य कौन करेगा? आप करेंगे। आप करेंगे मतलब यू कार्य करेगा। अर्थात स्पष्ट है कि इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू होता है, लेकिन यह अंडरस्टूड होता है, यह हिडन होता है, यह एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आप इसको केवल समझते रहेंगे लेकिन आप इसको लिख नहीं सकते। जैसे लिखा हुआ है ओपन द डोर। अगर कोई व्यक्ति आकर के आपसे कहता है कि ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, भाई दरवाजा खोलेगा कौन? आप खोलेंगे। आप खोलेंगे मतलब यू खोलेगा। यू खोलेगा अर्थात
सब्जेक्ट इस सेंटेंस का है यू। स्पष्ट हो गया कि इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू होता है, लेकिन यह अंडरस्टूड होता है, यह हिडन रहता है, इसको हमें लिखना नहीं होता है, इसे हमें एक्सप्रेस नहीं करना होता है, यह अंडरस्टूड रहता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में जानकारी हो गई कि इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू होता है जो कि अंडरस्टूड रहता है। आइए इसके टेंस की बात कर लेते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो भाई आप तुरंत खड़े हो जाएंगे, तुरंत खड़े हो जाएंगे, यानी आप वर्तमान में कार्य करेंगे, वर्तमान में कार्य करेंगे, अर्थात स्पष्ट है कि आपका जो कार्य होगा प्रेजेंट में होगा, तो इसका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। यानी यह बात भी स्पष्ट हो गई कि इंपेरेटिव सेंटेंस का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। जैसे अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। अगर कोई आपसे कहता है ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, आप तुरंत दरवाजा खोलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बात को सुनकर चले गए और 4 घंटे बाद आ रहे हैं तो आकर दरवाजा खोल रहे हैं। नहीं, आप तुरंत दरवाजा खोलेंगे, तुरंत कार्य करेंगे, यानी प्रेजेंट में कार्य करेंगे। तो स्पष्ट हो गया कि इंपेरेटिव सेंटेंस का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, अर्थात इंपेरेटिव सेंटेंस का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। कभी भी इंपेरेटिव सेंटेंस को हम पास्ट या फ्यूचर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। कभी आपके सामने ऐसा सेंटेंस नहीं मिलेगा कि ओपन द डोर इन 2005 में दरवाजा खोलो, स्टैंड अप इन 2010 में खड़े हो जाओ। कभी इस प्रकार से आपको सेंटेंस नहीं मिलेगा। इंपेरेटिव सेंटेंस पास्ट या फ्यूचर में नहीं होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो आइए हम इसके सब्जेक्ट और टेंस के बारे में भी लिख लेते हैं इसके डेफिनेशन के साथ। You is understood in imperative sentence and its tense is always present indefinite। इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू होता है जो कि अंडरस्टूड रहता है और इसका टेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। आगे हम बात कर लेते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस में हम अपनी बातों को कितने प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो यह जान लीजिए, इंपेरेटिव सेंटेंस में हम अपनी बातों को कई प्रकार से व्यक्त करते हैं। जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस में आदेश का भाव व्यक्त किया जाता है, ऑर्डर का भाव व्यक्त करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में निवेदन का भाव व्यक्त किया जाता है, और चूंकि आदेश का भाव व्यक्त किया जाता है इसीलिए इंपेरेटिव सेंटेंस को आदेशात्मक वाक्य या आज्ञा सूचक वाक्य के नाम से जानते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में निषेध का भाव व्यक्त किया जाता है, यानी प्रोहिबिशन का भाव व्यक्त किया जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में सुझाव का भाव व्यक्त किया जाता है, सजेशन का भाव व्यक्त किया जाता है, और इंपेरेटिव सेंटेंस में प्रस्ताव का भाव व्यक्त किया जाता है। अर्थात प्रोपोजिशन का भाव व्यक्त किया जाता है।
इतने प्रकार से इंपेरेटिव सेंटेंस में हम अपनी बातों को व्यक्त करते हैं। आदेश का भाव व्यक्त होता है, जैसे अगर कोई कहे स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो यहाँ आदेश दिया जा रहा है। या कोई कहता है ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, तो यहाँ भी आदेश का भाव व्यक्त हो रहा है। निवेदन का भाव व्यक्त किया जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस में, जैसे प्लीज हेल्प मी। यहाँ पर निवेदन का भाव व्यक्त हो रहा है। या फिर सॉल्व द प्रॉब्लम्स, प्लीज सॉल्व द प्रॉब्लम्स, प्लीज। यहां भी निवेदन का भाव व्यक्त हो रहा है। निषेध का भाव व्यक्त होता है इंपेरेटिव सेंटेंस में, जैसे डोंट डिस्टर्ब मी। यहां पर निषेध का भाव व्यक्त हो रहा है। या फिर डोंट मेक अ नॉइज, यहां भी निषेध का भाव व्यक्त हो रहा है। सुझाव का भाव व्यक्त होता है इंपेरेटिव सेंटेंस में, जैसे टेक मेडिसिन टाइमली। यहां पर सुझाव का भाव व्यक्त हो रहा है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है डोंट टच इलेक्ट्रिक वायर, डोंट टच इलेक्ट्रिक वायर, बिजली के तार को मत छुओ। यह भी सुझाव दिया जा रहा है, भाई बिजली के तार को मत छुओ, यह सुझाव ही तो कहेंगे। ये नहीं सोचिएगा कि डोंट आ गया है तो यहाँ पर निषेधात्मक सेंटेंस बन गया। भाई निषेधात्मक तरीके से तो हम आदेश भी दे सकते हैं, निवेदन भी कर सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं, प्रस्ताव भी हम रख सकते हैं। तो निषेधात्मक तरीके से तो हम अपनी सारी बातों को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पढ़ने से स्पष्ट है कि डोंट टच इलेक्ट्रिक वायर, बिजली के तार को मत छुओ, यहाँ सुझाव का भाव व्यक्त हो रहा है। प्रस्ताव का भाव व्यक्त होता है, जैसे लेट अस प्ले क्रिकेट। यहाँ पर प्रस्ताव का भाव व्यक्त हो रहा है, जैसे लेट अस एंजॉय द पार्टी। यहां भी प्रस्ताव का भाव व्यक्त हो रहा है। तो स्पष्ट है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में प्रस्ताव का भाव भी व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार से मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आपको इंपेरेटिव सेंटेंस पहचान करने अच्छे तरीके से आ जाएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। बाकी आपको अगर समस्या होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी आप बताते रहिए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंच सके। बाकी इसके साथ हम हमेशा आपको आगे बढ़ते रहने के लिए कुछ नई नई चीज़ें लेकर आते रहेंगे और बताते रहेंगे। इस प्रकार से आपको यह 3 प्रकार के सेंटेंसेस को बता दिया गया और आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। फिर अगली क्लास में हम अगले टाइप को लेकर के आएंगे, यानी ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अभी बचा हुआ है, इसको हम अगले वीडियो में आपको प्रस्तुत करते हैं। आज इतना ही रहने दीजिए। जय हिंद, जय भारत।